वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 3 देखेंगे। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले ज्योमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 पक्का देख लें, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम लाइन का कंसेप्ट थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला भी है कि पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। ठीक है। इन बीच थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग पे क्लिक होंगे तो वो पक्का हम डिस्कस कर लेंगे। बट जो कंप्लीट थ्योरी खत्म हो जाएगी जब ट्राइंगल की, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 50-60 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और लाइन लाइन पे हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, हमने देखा था व्हाट इज लाइन सेगमेंट, व्हाट इज रे, व्हाट इज पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, कंकरेंट लाइन। उसके बाद देखा था हमने एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल में देखा था एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एंगल अराउंड अ पॉइंट। उसके बाद देखा था हमने बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है। उसके बाद देखा था हमने व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये लेक्चर 1 पे डिस्कस करा था। लेक्चर 2 पे हमने डिस्कस करा था व्हाट आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, व्हाट आर ऑल्टरनेट्स एंगल्स, व्हाट आर एडजेसेंट्स एंगल। ठीक है। और ट्रांसवर्सल का देखा था केस कि भाई ट्रांसवर्सल के अंदर, और वहां पर हमने दो अलग टाइप के एंगल्स पढ़े थे, आई गेस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे थे और सप्लीमेंट्री एंगल्स देखे थे। ठीक है। आज से हम अपना ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ठीक है, आज से ट्राइंगल की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ओके। ट्राइंगल्स, जैसे आपको पता है ट्राइंगल्स का शेप तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है। बिंगो मैड एंगल्स भी ट्राइंगल के ही शेप में होता है ना। ये एक ट्राइंगल है। क्लियर? ए, बी और सी। क्लियर? दिस इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्यों बोला जाता है? क्यों? इसके पास 3 एंगल होते हैं। ट्राई एंगल, ऐसा फिगर जिसपे 3 एंगल हो, दैट फिगर इज योर ट्राई एंगल। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर मैं आपको 3 लाइन दे दूं, मैं बोलूं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है। मैंने आपको 3 लाइन दे दिया, ए बी सी। मैंने बोला इन तीनों लाइन को जोड़ दो और आप एक ट्राइंगल बना के मुझे दे दो। क्लियर? तो आप बोलोगे ठीक है, इन तीनों लाइन को जोड़ देता हूं और एक ट्राइंगल बन जाएगा आराम से। बट ऐसा नहीं है हर केस में। अब ए बी सी के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 लाइन से ट्राइंगल बना भी सकते हो कि नहीं बना सकते। ऐसे बहुत से लेंथ होंगे जिसपे आप ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं कर पाओगे, चाहे आप जो भी कर लो। क्लियर? उसी कंसेप्ट को बोला जाता है ट्राइंगल इन इक्वालिटी। क्या बोला जाता है? ट्राइंगल इन इक्वालिटी। क्या बोला जाता है? ट्राइंगल इनइक्वालिटी। मतलब क्या हुआ देखो, मतलब अगर दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एक ठीक अपोजिट वाला इसका लेंथ है ए इसका लेंथ है, ये बी लेंथ है, ये सी लेंथ है। ठीक है। अब ट्राइंगल तब ही पॉसिबल होगा जब सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्लियर? अगर मैं बोलूं, अगर b प्लस ए का मैं सम करूं, क्लियर, b प्लस ए का मैं सम करूं और अगर ये ग्रेटर है c से, तभी ट्राइंगल पॉसिबल होता है। क्लियर? उसी तरह b प्लस सी
को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन ए होना पड़ेगा। उसी तरह सी प्लस ए को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन बी होना पड़ेगा। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो कि भाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी में आप लिख सकते हो कि एक ट्राइंगल तब ही पॉसिबल है जब सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इक्वल टू होने पे भी नहीं चलेगा। क्या लिखोगे, सम ऑफ टू साइड is greater than थर्ड साइड। ठीक है, मतलब b प्लस ए को ग्रेटर होना पड़ेगा c से। क्लियर? अगर वो इक्वल है तब भी आपका ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा इसी में एक और, इन दोनों का अगर डिफरेंस मैं देख लूं, अब मुझे पता नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो मैं क्या लगा देता हूं, मॉड लगा देता हूं। मैं बोलूं b माइनस ए, ठीक है, जो भी बड़ा होगा उससे छोटे को माइनस करना है। मॉड का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर आप ऐसा फंक्शन देखते हो, ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट, तो इसे बोलते हैं हम मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे, वैसे एसएससी में पूछते नहीं इस पे, बट क्या पता कभी भी पूछ ले, पूछा भी हुआ है 1-2 बार तो आई गेस। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन से हमेशा मॉड जब हटाते हैं ना, मॉड जब हटाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। मतलब वैल्यू मैं बोलूं मॉड 5 कितना होगा, तो मॉड 5 कितना होगा, 5 होगा। मैं बोलूं मॉड ऑफ -5 कितना होगा, ये भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, मॉड 3 कितना होगा, 3 होगा। मॉड -3 कितना होगा, 3 होगा। मतलब मॉड के अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, मॉड मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि मैंने लिखा है b माइनस ए। अब मुझे ये नहीं पता कि a बड़ा है कि b बड़ा है। अगर a बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना, तो मॉड लगाने से वो उसे पॉजिटिव कर देगा, इसलिए यहां पे मॉडुलस लगा दिया मैंने। ठीक है, तो b माइनस ए को हमेशा इनके डिफरेंस को c से छोटा होना चाहिए। क्लियर? वैसे यहां पर क्या होना चाहिए, b माइनस सी शुड बी लेस देन ए, और c माइनस ए शुड बी लेस देन b। अगर ये ट्राइंगल, अगर 3 लाइन ये इनइक्वालिटी फॉलो कर रही है, तभी वो क्या है, वो क्या बना सकती है, एक ट्राइंगल बना सकती है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक ट्राइंगल बनने के लिए सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन टू साइड, डिफरेंस बिटवीन टू साइड शुड बी लेस देन थर्ड साइड। क्लियर? अगर ये कोई 3 लाइन ये कंडीशन सारी फॉलो कर सकते हैं, तो इन तीनों लाइन को मिला के मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूं। एल्स में ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर पाऊंगा। चाहे तो आप धागा ले लो और उसे लेंथ काट के देख लेना, आपसे ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा। क्लियर? क्लियर? ओके, ठीक है। एक चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर ऐसा आता है, मान लो कहाँ पे देखे से, चलो नेक्स्ट पेज भी देख लेते हैं। सी, मैं बोलता हूँ ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके साइड है, एक साइड है 6, एक साइड है 9। इस साइड को मैं बोल देता हूँ x। आपको बताना है x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, कितनी x की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। क्लियर? अच्छा, दूसरा एक बात याद रखना कि यहाँ पर क्या है, वैल्यू सिर्फ इंटीजर में है, पॉइंट पे होंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर x जो भी ट्राइंगल्स के जो साइड है वो इंटीजर है। इंटीजर का मतलब या तो 5 है या तो 6 है, 5.5 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे इंटीजर वैल्यू है। ठीक है,
अगर आप यहां पर लगाओ, कंसेप्ट लगाओ, तो आपको पता है x को क्या होना चाहिए, x को होना चाहिए सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना। तो इन दोनों का सम अगर मैं करूं, 9 + 6 कितना होने वाला है, 9 + 6 होने वाला है 15। क्लियर, 9 + 6 क्या होने वाला है, 15। और इनका डिफरेंस देखो, 9 और 6 का डिफरेंस कितना आया, 3। क्लियर, इन दोनों का सम आया 15 और इन दोनों का डिफरेंस आया 3। ठीक है, तो मतलब x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, x ले सकता है, x क्या हो सकता है, अब x 3 तो नहीं हो सकता, x को 3 से बड़ा होना पड़ेगा और x को 15 से छोटा होना पड़ेगा, तभी ये ट्राइंगल पॉसिबल है। मतलब x क्या हो सकता है, x 4 हो सकता है, x 5 हो सकता है, x 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9, 10, 11, 12, 13 और 40, बस यहीं तक हो सकता है x। क्लियर, बस इसी तरीके से आप निकाल लोगे। देखो, क्योंकि वो इक्वल नहीं हो सकता है, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर मैं x को 3 मान लेता हूं, यहां पर देखो x अगर 3 होता तो 6 + 3 तो 9 होता है, और जबकि कंडीशन क्या है, सम ऑफ टू शुड बी ग्रेटर देन थर्ड, तो 6 + 3 = 9 हो जाता है। तो इसलिए क्या है, वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी होनी चाहिए और 15 से छोटी होनी चाहिए। आप एक बार दोनों को सम कर लो 15, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो 3, तो 3 से बड़ी 15 से छोटी। ठीक है, क्योंकि मैंने इंटीजर वैल्यू बोला था, तो खाली इंटीजर वैल्यू मतलब 3 से बड़ी 4, 5, 6, 7 अप टू 14। तो टोटल कितने इंटीजर वैल्यू x के पॉसिबल हो सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11। x के टोटल 11 इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है। क्लियर, x के टोटल 11 इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है। क्लियर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस तो करेंगे ही, जब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऐसे। ठीक है, अच्छा, ये तो ट्राइंगल की साइड की प्रॉपर्टी हुई। अब ट्राइंगल के एंगल की प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, ये एक ट्राइंगल मान लेता हूं, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो आप लोगों को आई गेस सभी लोगों को ये पता होगा कि ट्राइंगल का दिस इज θ1, θ2, θ3, θ4। क्लियर, क्लियर, आप सबको पता होगा क्या, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब θ1 + θ2 + θ3 इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है। क्लियर, और जो ये θ4 लिखा है मैंने, इसे कौन सा एंगल बोला जाता है, इसे इसे बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी एक साइड को बढ़ा लो, मान लो इस केस में मैंने इसे बढ़ाया था, अगर मैं इसे बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इसे लिख लो, exterior angle of a triangle is always equal to sum of interior opposite angle। मतलब क्या बोला उसने, Q4 कितने के बराबर होता है,
Q4 इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर एंगल तो ये हो गया Q3, और उसने क्या बोला, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट कौन से हो गए, Q3 के अपोजिट Q2 और Q1। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या होता है, Q4 होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्लियर, क्लियर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चंस देखेंगे तो टाइम नहीं बचेगा। चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, ये याद रखना कि भाई ट्राइंगल में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्लियर, ओके। ठीक है, ओके। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपसे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ठीक है, मतलब कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। क्लियर, सबसे पहला जो ट्राइंगल्स होता है, जैसे हमने टाइप्स ऑफ एंगल डिस्कस करा था वैसे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आप डिस्कस करेंगे, हम बोलेंगे, अरे यार इस वीडियो ने तो परेशान। सबसे पहले बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल। अच्छा, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल नहीं होते, मतलब A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तीनों साइड इक्वल नहीं होते और न ही तीनों एंगल इक्वल होते हैं। θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2 इज नॉट इक्वल टू θ3। क्लियर, ऐसे ट्राइंगल जिनके तीनों साइड भी इक्वल नहीं होते, तीनों एंगल भी इक्वल नहीं होते, ऐसे ट्राइंगल को कौन सा ट्राइंगल बोला जाता है, स्केलन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बोला जाता है ऐसे को, ऐसे ट्राइंगल को बोला जाता है स्केलन ट्राइंगल। क्लियर, तो स्केलन ट्राइंगल का चलो एरिया भी यहीं पे देख लेते। अगर आपको स्केलन ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिस्कस करना चाहिए बट यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर, और ये एस क्या है यहां पर, इस एस को बोला जाता है, एस है यहां पर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड, सेमी पैरामीटर मतलब सम ऑफ साइड का आधा कर दो। तो सम ऑफ साइड क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और उसे सेमी कर दो, हाफ कर दो। क्लियर, तो एक ट्राइंगल, इस फॉर्मूला, इसको हीरोज फॉर्मूला भी बोला जाता है। आई गेस आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। क्लियर, फॉर्मूला को क्या बोला जाता है, हीरोज फॉर्मूला भी बोला जाता है। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल तीनों साइड अनइक्वल, तीनों एंगल अनइक्वल। एरिया कैसे निकालेंगे स्केलन ट्राइंगल का, एरिया ऑफ स्केलन ट्राइंगल कैन बी फाउंड यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
और एस कैसे निकाल सकता हूं? एस क्या होता है मेरा? एस मेरा सेमी पेरीमीटर होता है विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, क्लियर? ये स्केलन ट्राइंगल हो गया आपका। अच्छा, नेक्स्ट जो ट्राइंगल होगा वो देखते हैं हम, आइसोस्लीस ट्राइंगल। क्या देखते हैं? आइसोस्लीस ट्राइंगल। देखो, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल, आइसोस्लीस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसके कोई दो साइड्स इक्वल हो। क्लियर? ऐसे ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हो, उन ट्राइंगल को क्या बोला जाता है? उन ट्राइंगल को बोला जाता है आइसोस्लीस ट्राइंगल। क्लियर? ट्राइंगल विच हैज टू साइड्स इक्वल आर कॉल्ड आइसोस्लीस ट्राइंगल। मतलब अगर मैं बोल देता हूं इसका लेंथ ए है, और तो मैं मान लेता हूं इसका भी लेंथ ए है, और इसका लेंथ क्या होगा? कुछ अलग होगा, बी होगा। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? आइसोस्लीस ट्राइंगल। क्लियर? अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। कंसेप्ट तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस पे यूज करेंगे आगे जब जाएंगे। सर्कल्स के जितने क्वेश्चंस होंगे उस पे यूज होंगे, हर जगह यूज होते हैं। देखो, अगर ये मैं बोलूं ये ट्राइंगल आइसोस्लीस है इस वर्टेक्स के अलोंग ए, है ना, ए वर्टेक्स के अलोंग ये ट्राइंगल क्या है? आइसोस्लीस है। ठीक है, तो जिस वर्टेक्स के अलोंग ये आइसोस्लीस होते हैं उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर? मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। क्लियर? आइसोस्लीस ट्राइंगल, इसका मतलब आइसोस्लीस ट्राइंगल्स पे दो साइड्स इक्वल होंगे पहले तो, और जो दो साइड के बीच का एंगल होगा, ठीक है, ये दो साइड्स हो गए, ये इनका एंगल हो गया, तो इस एंगल के ठीक अपोजिट वाले जो दो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर? इस ट्राइंगल को बोला जाता है आइसोस्लीस ट्राइंगल। ठीक है, अगर इसका एरिया देख लो, एरिया ऑफ आइसोस्लीस ट्राइंगल अगर आपसे पूछा गया, डायरेक्ट याद ही रख लो, आइसोस्लीस ट्राइंगल का एरिया होगा b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ठीक है, वैसे एक और प्रॉपर्टी होती है वो आइसोस्लीस ट्राइंगल की। आइसोस्लीस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी हम चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में ही आने वाला है ये प्रॉपर्टी। अभी बस आप ये याद रखो कि एरिया ऑफ आइसोस्लीस ट्राइंगल क्या होगा? b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। क्लियर? आइसोस्लीस ट्राइंगल क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइंगल आएगा दैट इज योर इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के। इक्विलेटरल ट्राइंगल बोले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसके की तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल भी आपस में इक्वल है, ऐसे ट्राइंगल को क्या बोला जाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी क्या होगी? ए होगा, और ये भी क्या होगा? ए होगा। क्लियर? तीनों साइड ही इक्वल होते हैं।
और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। अब तीनों एंगल इक्वल है तो अगर मैं इसे थीटा मानूं, ये थीटा मानूं, ये थीटा मानूं, तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। क्लियर। और भी बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे इक्विलेटर ट्राइंगल के, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे थ्योरी में बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे, सारी थ्योरी आपको क्लियर होती जाएगी। क्लियर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया याद रखना, डायरेक्ट ही याद रखना, क्योंकि बहुत जगह यूज होने वाला है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये होता है क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। अभी तक सारे कंसेप्ट क्लियर हुए। व्हाट इज स्केलन ट्राइंगल, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसका एरिया कैसे निकालते हैं। क्लियर। ओके, अब देखते हैं देखो। अच्छा, एक और बच गया वैसे यहाँ पर, ठीक है। बाकी सर्कम सेंटर वाला अब नेक्स्ट लेक्चर पे ही डिस्कस करना पड़ेगा। मैंने सोचा था यहीं पे डिस्कस कर दूं। एक राइट एंगल ट्राइंगल भी डिस्कस कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, क्लियर। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसपे कि एक एंगल 90 डिग्री का हो। ऐसा ट्राइंगल जिसपे कि एक एंगल 90 डिग्री का हो, इस ट्राइंगल को क्या बोला जाता है, इस ट्राइंगल को बोला जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका एरिया, काफी कॉमन एरिया होता है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू एरिया, डेल्टा से मैं एरिया डिनोट करने वाला हूं, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू हाफ, सबको पता होगा, बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है इसमें, ए बी, और हाइट क्या होती है इसमें, बी सी। तो बेस है मेरा ए बी और हाइट है मेरा बी सी, ठीक है। क्लियर। हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। बाकी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस ट्रिपलेट के कंसेप्ट्स आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं। उससे क्या होंगे कि राइट एंगल्स के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो ट्रिपलेट के कंसेप्ट से आप उसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो डिस्कस करूंगा मैं। एक और इस पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है पाइथागोरस थ्योरम, जो इस पे बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, सभी को पता ही होगा। ये क्या होता है आपका, हाइपोटेनस होता है। ये क्या है आपका बेस है। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है। अब देखो ध्यान रखना, 90 के अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। 90 के अपोजिट हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। बेस और परपेंडिकुलर तो वेरी भी हो सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला में अगर आप इसे बी मान के इसे पी मान लो, ठीक है, तो ऐसा डिफरेंस आता नहीं है, ठीक है। देख लो यहाँ पर भी बीपी होता है या पीबी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना क्या, कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? इसे क्या बोला जाता है? इसे पाइथागोरस थ्योरम भी बोला जाता है। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है दैट इज योर परपेंड ये क्या कहते हैं इसे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? ओके, ठीक है। चलो आज इतना ही डिस्कस करते हैं थ्योरी में, आगे इसकी थ्योरी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल पे एक जो ये पाइथागोरस वाला कंसेप्ट है वो मैं भूल गया बताना आपको। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी थ्योरी आपकी चलती रहेगी। ठीक है, अब कल से छुट्टी हो जाएगी तो दिन के 3-4 लेक्चर्स पक्का डालूंगा, तो उससे क्या होगा, सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सब लोगों को हैप्पी होली एडवांस पे मेरी तरफ से। ठीक है, एंजॉय कीजिए अपना फेस्टिवल को पूरा। ठीक है, बाकी एंजॉय करो फेस्टिवल और क्या बस। ठीक है, बाकी पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही है सिलेक्शन के लिए। क्लियर? बाकी एसएससी सीजीएल के फॉर्म जिन्होंने नहीं भरे वो भर दे, 28 तारीख लास्ट डेट है और इसके बाद डेट आगे एक्सटेंड नहीं होने वाली है। क्लियर? तो आप फॉर्म भी भर दीजिए। ठीक है, बाकी मेहनत कीजिए, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू।